फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क शेड्यूलिंग। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं कि नेटवर्क डायग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और क्रिटिकल पाथ मेथड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक यानी कि पर्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक से जो है इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो है ये टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में हमारे पास एक्टिविटीज दी हुई है और इसके साथ हमारे पास एस्टिमेटेड ड्यूरेशन जो कि वीक्स में है वो दिया हुआ है। एस्टिमेटेड ड्यूरेशन में हमारे पास 3 तरह के टाइम दिए हुए हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है और हमारा क्वेश्चन है, ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस है। हम लोग को नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने बोला है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन वेरिएंस निकालने बोला है, अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम को निकालने बोला है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ को निकालने बोला है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने बोला है प्रोजेक्ट लेंथ के लिए, और प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है 40 डेज के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज जान लेते हैं प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सीपीएम और दूसरा होता है पर्ट यानी कि प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम वाला मेथड जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को अगर इससे पहले की वीडियो को देखे हैं तो आप लोग को पता होगा कि क्रिटिकल पाथ मेथड में हम लोग के पास एक्टिविटीज दी हुई रहती थी और जो हमारे पास टाइम यानी कि जो ड्यूरेशन दिया हुआ रहता था वो एक रहता था। लेकिन पर्ट में ऐसा नहीं है। पर्ट में हम लोगों ने जैसे अभी देखा कि हमारे पास 3 तरह के टाइम दिए हुए हैं। तो पर्ट क्या है? इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। पर्ट जो है प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है। सीपीएम जो था हमारा वो डिटरमिनिस्टिक मेथड था, वो उसमें जो हमारा जो टाइम था वो फिक्स था, इसीलिए हमारे पास एक्टिविटीज के साथ एक ही टाइम दिए हुए थे। लेकिन पर्ट में जो है एक टाइम नहीं दिए हुए, 3 तरह के टाइम दिए हुए, क्योंकि ये जो है प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है। उसके बाद क्या है? वेयर द एक्टिविटी टाइम रिप्रेजेंटेड बाय ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटी टाइम्स इज बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट टाइम्स एस्टिमेट। जैसा कि हमने देखा हमारे पास टेबल में 3 तरह के टाइम दिए हुए थे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट और पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट क्या जो होता है, हमारे पास एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम होता है वो होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। और अगर कोई एक्टिविटी ऑप्टिमिस्टिक टाइम से भी स्मॉल टाइम में जो है कंप्लीट हो जाए तो इसका जो चांस है वो बहुत कम होता है, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट टाइम होता है। मोस्ट लाइकली टाइम जो होता है वो नॉर्मल टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी के लिए, और पेसिमिस्टिक टाइम जो होता है वो सबसे लार्ज टाइम होता है एक्टिविटी के लिए। तो ये हमने देख लिया, टेबल में हमारे पास ये डेटा जो है दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए, फॉर दीज 3 एस्टिमेट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम। हम लोगों को ये तीनों टाइम को जो है यूज करके एक्सपेक्टेड टाइम निकालना होगा और इसका फॉर्मूला यहाँ पे ये दिया हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक टाइप को हम लोग डिनोट करते हैं T0 से, यानी कि टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, या फिर इसको A से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, मोस्ट लाइकली टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं TM और M, और इसी तरीके से पेसिमिस्टिक टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं TP और B। ओके, तो ये जो है नोटेशंस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, हम लोग निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड टाइम। तो एक्सपेक्टेड टाइम के लिए हम लोग TE को डिनोट कर रहे हैं। TE का फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स जो मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम। तो यहाँ हो गया ये 4 टाइम्स प्लस 1 टाइम प्लस 1 टाइम 6 टाइम, और सबका एवरेज निकाल देंगे, डिवाइडेड कर देंगे 6 से। तो ये हम लोग का निकलेगा एक्सपेक्टेड टाइम। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस भी हम लोग एक्टिविटी के लिए निकालते हैं। याद रखिए, वेरिएंस हम लोग एक्टिविटी के लिए निकालते हैं, इवेंट के लिए नहीं निकालते हैं। यहाँ पे ये जो है, तो ये एक्टिविटी है A। इवेंट के लिए हम लोग क्या निकालते थे? इवेंट के लिए हम लोग अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम निकालते थे, मतलब हर इवेंट पे, जैसे ये एक इवेंट है तो इस पे हम लोग अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम निकालेंगे। जैसे इस तरीके से ये इवेंट है तो इसके लिए भी अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम निकालते थे। लेकिन वेरिएंस क्या है? एक्टिविटी के लिए, तो मतलब ये जो A एक्टिविटी है इसके लिए हम लोग वेरिएंस निकालेंगे। फाइन, इसी तरह हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम जो है एक्टिविटी के लिए निकालेंगे, ना कि इवेंट के लिए। तो ये सारी चीजों को जो है, छोटी छोटी चीजें याद रखने की चीजें हैं।
खैर, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो हमारे पास क्वेश्चन में 3 तरह के टाइम दिए हुए और एक्टिविटीज दिए हुए। तो ये एक्टिविटी को हम लोग यूज करके जो है नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, ड्रॉ दी प्रोजेक्ट नेटवर्क। हम लोग को नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने बोला है। एक्टिविटीज हमारे पास दी हुई है और एक्टिविटीज 1 से 2, 1 से 6 इस टाइप से दी हुई है। तो हम लोग नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग को पहला है 1 से 2। तो हम लोग ऑलरेडी जो है नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना जो है सीख चुके हैं। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं इसको। 1 से 2, 1 से 2 ड्रॉ किया। 1 से 6, तो 1 से ही 6 हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद है 2 से 3 और 2 से 4। तो 2 से यहाँ पे कर देते हैं 4 और 3 को ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। तो यहां तक हो गया। इसके बाद है 3 से 5। तो 3 से हम लोग को 5 को ड्रॉ करना है। तो 3 से 5 को ड्रॉ कर दिए। फिर है 4 से 5। तो 4 से भी हम लोग को 5 तक इस तरीके से मर्ज कर देना है यहाँ पे, 4 से 5। फिर है 6 से 7। तो हम लोग को 6 से 7 को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ऐसे 6 से 7 को ड्रॉ कर दिए। फिर है 5 से 8 और 7 से 8। तो 5 से भी 8 जाएगा, मतलब यहाँ पर से एक 8 होगा और यहाँ पर 7 से भी एक 8 होगा। ये दोनों जाकर के यहाँ पे मर्ज हो जाए। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क डायग्राम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को याद होगा अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है या फिर सीपीएम का जो मेथड है आप लोग वो पढ़े हैं, तो आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग एक्टिविटी से हम लोग नेटवर्क डायग्राम से ड्रॉ कर लेते थे, तो सीपीएम में हमारे पास जो एक एस्टिमेटेड ड्यूरेशन दिया हुआ रहता था, एक्टिविटी के ऊपर हम लोग जो है एरो के ऊपर उस टाइम को लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास जो है 3 टाइम दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या तीनों टाइम को लिख देंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे और वो जो टाइम आएगा उसको हम लोग एरो के ऊपर लिखेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला ये है TO + 4 टाइम TM + TP डिवाइडेड बाई 6। तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। ओके, तो ये हमारा जो है नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया है। एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, उससे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ये वाला जो है ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क, ये कंप्लीट हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में यही है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी फाइंड आउट करना। तो ईच एक्टिविटी बोला है हम लोग को फाइंड आउट करना। हमारे पास एक्टिविटी जो है यहाँ पे दी हुई है, ये सारे एक्टिविटीज है। हर एक एक्टिविटी के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन और वेरिएंस। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और हर एक एक्टिविटी के सामने जो एक्सपेक्टेड टाइम आएगा और जो वेरिएंस आएगा उसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग यहाँ एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोग अपना टेबल बना चुके हैं। एक्टिविटीज और जो हमारे पास एस्टिमेटेड ड्यूरेशन जो दिया हुआ था तीनों, उसको हमने बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है। बस एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना है और वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला जो है ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो है TE का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का एक्टिविटी 1-2 के लिए एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग को बोला था ईच एक्टिविटी। तो फॉर एक्टिविटी 1-2 एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो जाएगा, T0 मतलब 1, सॉरी TO है, 0 नहीं है, प्लस 4 टाइम्स TM यानी कि 7 इंटू कर देते हैं, प्लस TP यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 6। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा 7। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखिए है 2, तो 2 + 4 × 5 + 14 यहाँ पर है डिवाइडेड बाई 6। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगा 6। इसमें देखिए 2 + 4 × 14 + 26 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर जो हम लोग का वैल्यू आएगा 14। इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला को पुट करेंगे, 1 टाइम्स TO + 4 टाइम्स TM + 1 टाइम TP, सबको ऐड करने के बाद 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगा हमारा होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसी तरीके से सब में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगा 5, 11, 7, 11, 4 और 18।
तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम निकल गया। इसी तरीके से हम लोग वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला जो है इससे। तो टीपी माइनस टीओ, तो टीपी है हमारे पास 13 माइनस टीओ का वैल्यू है 1, 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आएगा 13 माइनस 1 12 बाई 6, उसका स्क्वायर करेंगे वैल्यू आएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी टीपी माइनस 0, 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी वैल्यू आएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पे 26 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू आएगा हमारा 16। इसी तरीके से जो है हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके सब में वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास सारे वैल्यूज कुछ इस तरीके से आएंगे, 4 4 16, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4 4 16 1 और 16। कैलकुलेशन कर लिए, हमारे पास ये वैल्यू आ गया। तो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस जो है निकल करके आ गया है। तो देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन टाइम और वेरिएंस जो है हम लोग हर एक एक्टिविटी के लिए निकाल लिए। नेक्स्ट है नंबर 3, कैलकुलेट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट अकोरेंस फॉर ईच इवेंट। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम का कैलकुलेशन जो हम लोग सीपीएम में भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग जो है अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम का कैलकुलेशन जो है हम लोग डायग्राम को देख के करते थे, और अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम का कैलकुलेशन हम लोग हर एक इवेंट के लिए निकालते थे। ये वैल्यू हमने एक्टिविटीज के लिए निकाला ये वैल्यूज को, लेकिन जो हम लोग लेटेस्ट और अर्लीस्ट टाइम होगा वो वैल्यू को हम लोग हर एक इवेंट के लिए निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को इसके लिए है बॉक्स बनाना पड़ता था। नीचे वाला बॉक्स होता था हमारा अर्लीस्ट टाइम के लिए, और ऊपर वाला बॉक्स हम लोग उसमें लिखते थे लेटेस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम निकालने के लिए हम लोग फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन करते थे, और लेटेस्ट टाइम निकालने के लिए हम लोग बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग के पास जो है एरो के ऊपर कोई भी वैल्यूज नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन में तो 3 वैल्यू दिया हुआ था, तो हम लोग एरोस के ऊपर कौन सा ड्यूरेशन को लेंगे। तो जो हमारे पास टी का जो वैल्यू निकल करके आया है, ये जो हमारे पास टाइम है, ये वाला वैल्यू को हम लोग एरो के ऊपर लिखेंगे, और ये होगा हमारा एक्सपेक्टेड टाइम। तो देखिए एक्टिविटी 1 से 2 के लिए हमारे पास आया 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। इसी तरीके से 1 से 6 के लिए आया हमारे पास 6, तो 1 से 6 के लिए 6। 2 से 3 के लिए आया है 14, 2 से 3 के लिए 14। फिर 2 से 4 के लिए 5, 2 से 4 के लिए 5। फिर नेक्स्ट है 3 से 5 के लिए आया है 11, 3 से 5 के लिए 11। 4 से 5 के लिए 7, 4 से 5 के लिए 7। 6 से 7 के लिए 11, 6 से 7 के लिए 11। और 5 से 8 के लिए 4, 5 से 8 के लिए 4। और लास्ट है 7 से 8, इसके लिए 18, तो 7 से 8 के लिए 18। तो अब हम लोग जिस तरीके से सीपीएम में हम लोग अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम निकालते थे, यहाँ पर भी उसी तरीके से अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम को निकालना होगा। हमारे पास जो है जो टाइम जो था हमारे पास वो अब हम लोग को मिल गया है। तो स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से। तो हम लोग हर एक इवेंट के पास जो है इस तरह का बॉक्स बना लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग हर एक इवेंट के साथ जो है एक बॉक्स इस तरह का बना लिए हैं। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन करेंगे, इसीलिए हम लोग जो है नीचे वाला बॉक्स को फिलअप करना है, अर्लीस्ट टाइम निकालना है। तो हम लोग अर्लीस्ट टाइम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं इनिशियल जो है हम लोग 0 कर देते हैं, और जो नेक्स्ट हमारे पास जो है 1 से कौन से, मतलब हम लोग जैसे कि फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन करें तो हम लोग ये देखेंगे कि जो इवेंट पे हम लोग निकाल रहे, जैसे फर्स्ट वाले के लिए हम लोग इनिशियली 0 कर दिए, इसके बाद हम लोग को 2 के लिए निकालना है। तो 2 पे हम लोग को ये देखना है कि 2 के साथ कौन सा एरो है, मतलब कौन सा एरो है जो 2 पे आया है। तो 1 वाला एरो है जो 2 पे आया है। ओके, ये 2 एरो और है, लेकिन ये 2 से जो है बाहर गया है, लेकिन इसको नहीं देखना है। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन में हम लोग देखना है कौन सा एरो 2 पर आया है। तो 2 पे आया है 1 का एरो, 1 के साथ हमारे पास जो है नीचे बॉक्स में हम लोग अर्लीस्ट टाइम लिखे 0, तो
0 + 7 कर देंगे, तो 0 + 7 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 7। तो 1 2 के लिए हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को देखना है 6, तो 6 के साथ हम लोग को ये नीचे वाला बॉक्स को देखना है। 6 के पास हमारा कौन सा एरो आ रहा है, 1 वाला एरो, इसके साथ है 0, तो 0 + 6 यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हम लोग कौन सा निकालते हैं, 7 के लिए निकाल लेते हैं। 7 के साथ हमारे पास एक ही एरो है जो 7 पे आ रहा है, तो 6 + 11 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 17। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 4 के लिए निकाल लेते हैं। 4 पे भी एक ही एरो आ रहा है, तो 4 के पास जो एरो आ रहा है वो 2 से आ रहा है। 2 के पास है 7, 7 + 5 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 12। ओके, उसके बाद हम लोग 3 को देख लेते हैं। 3 पर भी एक ही एरो है, तो 17 है और यहाँ पे है 14 है और यहाँ पे है 7, तो 14 + 7 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 21। नेक्स्ट हम लोग 5 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 5 पे अगर हम लोग देखें तो 5 पे है 2 एरो जो है 5 पर आ रहा है, एक आ रहा है 3 का एरो और दूसरा आ रहा है 4 का एरो। तो कौन सा वाला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो जहां से हम लोग का वैल्यू मैक्सिमम आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। याद रखिए फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 21 + 11 ये मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि 12 + 7 जो होगा हम लोगों के पास 19 होगा और 21 + 11 जो है 32 होगा, तो 32 मैक्सिमम है, 32 लिख दिए यहाँ पर 32। इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग का क्या बच गया 8। 8 में अगर हम लोग देखें तो इस पे भी 2 एरो आके मर्ज हो रहा है, एक आ रहा है 5 से और दूसरा आ रहा है 7 से, तो यहाँ पे है 32। 32 + 4 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का वैल्यू 36, और अगर यहाँ पे करें 17 + 18 तो वैल्यू आएगा 35। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 32 + 4 36। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। अर्लीस्ट टाइम हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग लेटेस्ट टाइम निकालने के लिए बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन करेंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ नेटवर्क डायग्राम में मूव करेंगे और टाइम निकालेंगे। तो हम लोग जो है लास्ट वाला देखेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे है 36, यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन में तो हम लोगों ने 0 ले लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे 0 नहीं लेंगे, जो वैल्यू हमारा अर्लीस्ट टाइम का है वही को हम लोग लेटेस्ट टाइम में यहाँ पे लिख देंगे। हो गया। 8 के लिए हमने निकाल लिया अपना लेटेस्ट टाइम। अब हम लोग को देखिए 5 के लिए निकालना है। तो 5 पे हम लोग को ये देखना है कि 5 से कौन सा एरो निकल के जा रहा है। तो 5 पर जो है एक ही एरो निकल के जा रहा है, कहाँ जा रहा है 8 पे जा रहा है। तो 8 का हम लोग लेटेस्ट टाइम देखेंगे, मतलब ऊपर वाला बॉक्स देखेंगे। तो यहाँ पे 8 के पास है 36 और यहाँ पे ड्यूरेशन है 4, तो दोनों को इस बार हम लोग को माइनस करना होगा। हम लोग इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 36 - 4 32 होगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 32। अब हम लोग को है 7 के लिए लेटेस्ट टाइम निकालना है। 7 से एक एरो जा रहा है 8 पर और यहाँ पे है वैल्यू 36 और यहाँ पर है 18, तो 36 - 18 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 18। फाइन। अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए देख लेते हैं 6 के लिए। 6 से भी एक ही एरो निकल के जा रहा है जो कि 7 पे जा रहा है। 7 पे वैल्यू है लेटेस्ट टाइम का 18 और 18 - 11 करेंगे तो वैल्यू आएगा 7। यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं 4 के लिए। 4 से भी एक ही एरो निकल के जा रहा है 5 पर। 5 पे लेटेस्ट टाइम का वैल्यू है 32 और हमारे पास जो है ड्यूरेशन है वो 7, तो 32 - 7 आएगा हमारे पास 25। 3 के लिए हम लोग लेटेस्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो 3 से जो एरो निकल के जा रहा है वो है 5 पे जा रहा है। 5 पे लेटेस्ट टाइम है 32, 32 - 11 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 21। हो गया। इसके बाद है 2 में हम लोग लेटेस्ट टाइम कैलकुलेशन करेंगे। 2 से 2 एरो निकल करके जा रहा है, तो एक एरो जा रहा है 3 पर और दूसरा एरो जा रहा है 4 पर। तो इस बार हम लोग मिनिमम वैल्यू को लेंगे। पिछली बार हम लोगों ने मैक्सिमम को लिया था, इस बार मिनिमम को लेंगे। तो देखिए 3 पे जो एरो जा रहा है इस पे लेटेस्ट टाइम है 21 और यहाँ पर है 14, तो 21 - 14 7 आएगा और 25 - 5 करेंगे तो 20 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर से 7, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 7। फाइन। अब ये सारे वैल्यू निकल गए, लास्ट में ये बचा है। यहाँ पर से भी 2 एरो निकल रहा है, एक जा रहा है 2 पर, एक जा रहा है 6 पर। तो यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पर 2 पे देखें तो 7 - 7 करेंगे तो 0 आएगा और 7 - 6 करेंगे तो 1 आएगा। मिनिमम वैल्यू है 0, तो 0 को यहाँ पे लेके लिख देंगे। ये हो गया हमारा अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम का कैलकुलेशन। फाइन। तो हमने कैलकुलेट भी कर लिया लेटेस्ट और अर्लीस्ट टाइम को
हर एक इवेंट के लिए। नेक्स्ट है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। तो आप लोग को याद होगा कि जब हमने सीपीएम पढ़ा था तो उसमें भी हमने प्रोजेक्ट की लेंथ को निकाला था। तो हमने किस तरीके से निकाला था, पहले हमने अपने नेटवर्क के डायग्राम में क्रिटिकल पाथ निकाला था और उस पाथ में जो हमारा प्रोजेक्ट का जो टाइम दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड टाइम, उससे हमने प्रोजेक्ट लेंथ निकाला था। तो यहां पर भी हम लोग वही काम करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्रिटिकल पाथ का कंडीशन है यहाँ पे दिया हुआ, ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ESI इक्वल टू LFI, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ टेल इवेंट इक्वल टू लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ टेल इवेंट। दूसरा है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ हेड इवेंट इक्वल टू लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ हेड इवेंट। और तीसरा है ESJ माइनस ESI इक्वल टू LFJ माइनस LFI इक्वल टू TIJ। तो अब हम लोग अपने नेटवर्क के डायग्राम को देखेंगे। एक और चीज है, हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी जो है हमारे पास टोटल फ्लोट निकालेंगे। टोटल फ्लोट का वैल्यू जहां जहां पर 0 हो जाएगा वो उन एक्टिविटी को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी। और क्रिटिकल एक्टिविटी का जो हमारा पाथ रहेगा उसको हम लोग बोल देते हैं क्रिटिकल पाथ। तो अभी हम लोग टोटल फ्लोट की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है कंडीशन देख करके क्रिटिकल पाथ निकाल रहे हैं। तो डायग्राम में देखिए हमारे पास 1 पर इवेंट 1 है, यहाँ पर देखिए दोनों का वैल्यू जो है सेम है, ES का वैल्यू और LS का वैल्यू दोनों सेम है। तो हो सकता है ये वाला जो है क्रिटिकल पाथ हो। नेक्स्ट देखते हैं 2 पर, यहाँ पे भी दोनों का वैल्यू जो है सेम है और 7 माइनस 0 कर रहे हैं तो 7 भी आ रहा है। यहाँ पे देखें तो ये दोनों अनइक्वल है। इस तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो ये इक्वल है, यहाँ देखें तो ये इक्वल है, यहाँ पे देखें तो ये भी इक्वल है और ये 3 जो है अनइक्वल है। तो ये क्रिटिकल पाथ जो है नहीं हो सकता है, ये सब इक्वल है। और दूसरा कंडीशन है 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 32 माइनस 11 करेंगे तो 21 आएगा और 36 माइनस 4 करेंगे तो 32 आएगा। तो हम लोग का पाथ जो है कुछ इस तरीके से होगा। क्रिटिकल पाथ को हम लोग डबल लाइन से दिखाते हैं। तो ये होगा, तो ये जो डबल लाइन वाला पाथ है वो होगा हम लोग का क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रिटिकल पाथ आया हम लोगों का 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 8। ये पाथ है हम लोग का क्रिटिकल पाथ। अब हम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है, ये है हमारा एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालने के लिए जो हमारा क्रिटिकल पाथ आया है उसको हम लोग यहाँ पे पहले सर्कल करेंगे। तो 1 से 2 वाला जो हमारा पाथ है वो क्रिटिकल पाथ है, तो 1 से 2 को हम लोग यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। इसके बाद है 2 से 3, तो 2 से 3 को भी हम लोग सर्कल कर देते हैं। इसके बाद है 3 से 5, तो 3 से 5 को भी हम लोग सर्कल कर देते हैं इस तरीके से। और फिर है 5 से 8, तो 5 से 8 को भी हम लोग सर्कल इस तरीके से बना देते हैं। अब हम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो इन एक्टिविटीज के साथ जो हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम आया है उसको देखिए। तो 1 से 2 के लिए हमारे पास TE का वैल्यू आया है 7, 2 से 3 के लिए आया है 14, 3 से 5 के लिए आया है 11 और 5 से 8 के लिए आया है 4। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और ये जो वैल्यूज है हम लोग सबको ऐड करते हुए लिखेंगे। तो 7 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 4 सबको ऐड करने के बाद ये वैल्यू आएगा हमारे पास 36। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास जो ड्यूरेशन दिया हुआ था वो वीक्स में दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 36 वीक्स। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ को। इसके बाद है हमारा कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ। प्रोजेक्ट लेंथ हमने निकाला, उस प्रोजेक्ट लेंथ के साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो। तो हम लोग यहाँ पे जो है पहले लिखेंगे क्रिटिकल पाथ, लिख देते हैं क्रिटिकल पाथ क्या है हमारे पास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 8। अब हम लोग को निकालना है प्रोजेक्ट लेंथ वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रोजेक्ट लेंथ है, जो एक्टिविटीज को हमने सर्कल किया है उसके साथ जो हमारा सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू है उसको देखना है। तो 1 से 2 के लिए सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू है 4, तो 4 प्लस 2 से 3 के लिए सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू है 16 प्लस
3 से 5 के लिए सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू है 4 प्लस 5 से 8 के लिए सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू है 1। तो यही होगा हमारा प्रोजेक्ट लेंथ वेरिएंस। प्रोजेक्ट लेंथ हमने निकाला और इसके साथ जो वेरिएंस आएगा वो होगा प्रोजेक्ट लेंथ वेरिएंस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आएगा 25। ओके, तो प्रोजेक्ट लेंथ वेरिएंस हमने निकाल लिया। अब हम लोग प्रोजेक्ट लेंथ स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं। तो प्रोजेक्ट लेंथ स्टैंडर्ड डिविएशन होता है हम लोग का सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू है 25, तो सिग्मा का वैल्यू होगा 5। ये भी हमने निकाल लिया। तो फ्रेंड्स हमने नंबर 5 भी जो है कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग का लास्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीटिंग इन 40 डेज। फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को जानना होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व क्या होता है वो भी हम लोग को पता होना चाहिए, और स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से ही हम लोग इस वैल्यू को जो है इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाले देखिए, ये हमने लिखा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z, और z इक्वल टू होता है ts माइनस टी डिवाइडेड बाई सिग्मा। ts क्या है? ts इज द शेड्यूल टाइम ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट। te क्या है? te है नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ, और सिग्मा है हमारे पास एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ। इससे हम लोग को z का वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा और उससे हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी बोला है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 40 डेज। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी z लेस देन और इक्वल टू d। अब ये d क्या है? d इक्वल्स टू है, जैसे हमने अभी पढ़ा, ts माइनस टीई डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो यहाँ पे ts है शेड्यूल टाइम, तो शेड्यूल टाइम हम लोग को बोल दिया है 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 माइनस टीई है हमारे पास नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। तो नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ हमने यहाँ पे निकाला है 36 वीक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 36 डिवाइडेड बाई सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू हमने निकाला है 5, तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे 5। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आएगा 0.8। तो देखिए डी का जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना, तो फाइनली यही था प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल टू d। d का वैल्यू है 0.8, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा अपना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल टेबल। पहले हम लोग जो है टेबल को एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हम लोगों का स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस टेबल में हम लोगों को z का वैल्यू जो है यहाँ पे कॉलम में दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना है z इक्वल टू 0.8 के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं z इक्वल टू 0.8 कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में z इक्वल टू 0.8 के लिए वैल्यू है 0.7881। तो इस वैल्यू को अब हम लोग अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो टेबल को देखने के बाद आप लोग को समझ में आ गया कि जो है यहाँ पर जो वैल्यू आया है वो है 0.7881। अगर हम लोग परसेंटेज में देखेंगे तो ये हो जाएगा 78.81%। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 40 डेज। तो ये हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। तो आई होप आप लोगों को प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।